जब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स की, इलेक्ट्रॉनिक्स असल में हमारे पास स्टडी ऑफ कंट्रोल्ड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम कहते हैं। यानी कि इसमें हम लोग ये तक कंट्रोल कर लेते हैं कि कितना करंट गुजरेगा सर्किट में से और कब गुजरेगा और कितनी देर तक के लिए गुजरेगा। आमतौर पे जो हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी है ना, उसमें हमारा जो कंट्रोल होता है करंट के ऊपर वो इतना ज़्यादा नहीं होता। तो इस हद तक होता है कि हम रेजिस्टेंस लगा के तरह थोड़ा सा करंट को हल्का फुल्का कंट्रोल कर लेते हैं या स्विचेस लगा के उसको ऑन या ऑफ कर लेते हैं। लेकिन ये कि कितने एम्पेयर या कितने माइक्रो एम्पेयर करंट जो है वो सर्किट में जाएगा, कब जाना है कब नहीं जाना, इन सब चीज़ों को हम ऑटोमेटिकली नहीं कर पाते। मैनुअली थोड़ा बहुत हम करंट को कंट्रोल कर लेते होते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे तो हम ये तक डिसाइड कर लेते हैं कि कब करंट ऑटोमेटिकली फ्लो करेगा सर्किट में और कब नहीं करेगा, कब ये हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक फ्लो करना शुरू कर देगा और कब ये फ्लो करना बंद कर देगा। तो ये सब चीज़ें हम डिसाइड कर लेते हैं, इसलिए इसको कहते हैं कंट्रोल्ड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसके अलावा ये भी हम कह सकते हैं कि वो ब्रांच जिसमें हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को स्टडी करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में बेसिक डिवाइस आपके पास पीएन जंक्शन डायोड है, ट्रांजिस्टर है, उसकी टाइप्स हैं मुख्तलिफ किस्म की, फिर गेट्स हैं, फिर इनको मिला मिलू के चीज़ें बनती हैं और एम्पलीफायर्स आ जाते हैं। ये सब हमारी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं। इनकी स्टडी को भी हम इलेक्ट्रॉनिक्स में शामिल कर सकते हैं, या फिर वो तमाम इंस्ट्रूमेंट्स जो कि आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की प्रोडक्शन में प्रोपेगेशन में यूज होते हैं, उनकी स्टडी को भी, वो भी सारी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस ही होती हैं। तो बेसिक इसकी डेफिनेशन ये फर्स्ट वन जो आपको नजर आ रही है कंट्रोल्ड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन वाली, ये इसकी बेसिक डेफिनेशन है। अब डेफिनेशन से आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमने पीएन जंक्शन डायोड को स्टडी करना है। जो पीएन जंक्शन डायोड है ये असल में पी टाइप और एन टाइप मटेरियल का कॉम्बिनेशन होता है। होता ये है कि हमारे पास एक सिंगल क्रिस्टल होता है, उसके एक हिस्से को अगर हम पी टाइप और एक को एन टाइप डेवलप कर दें तो ये बन जाता है पीएन जंक्शन डायोड। जैसे ये पीएन जंक्शन डायोड बनता है, इन द डायग्राम यू कैन सी कि उसमें इलेक्ट्रॉन्स एन साइड से निकलते हैं और डिफ्यूज होते हैं पी साइड में। इस तरह से एन और पी साइड के इन बिटवीन एक रीजन बन जाता है, चार्ज लेस रीजन। उसको हम डिप्लीशन रीजन का नाम देते हैं और वो रीजन ही आपका असल में पीएन जंक्शन डायोड कहलाता है। क्योंकि ये जो पूरा डिवाइस है इसमें से एक जो साइड है पी साइड, ये एनोड का काम करती है और जो एन साइड है वो कैथोड का काम करती है। और इनके दरमियान जो जंक्शन होता है ना, वहां पे एक बना होता है पोटेंशियल बैरियर, जो अपोजिंग पोटेंशियल बैरियर का काम कर रहा होता है। ये तीन चीज़ों मिलकर हमारी पुराने ज़माने की डिवाइस होती थी वैक्यूम ट्यूब डायोड, वैक्यूम ट्यूब डायोड। उसमें भी एक अपोजिंग पोटेंशियल होता था, ग्रिड के जरिए लगाया बनाया जाता था, उसका ये काम करती है। इसलिए इस पीएन जंक्शन को पीएन जंक्शन डायोड का नाम दिया जाता है। बहरहाल इसके अंदर जो अब आपको मैं ये हाईलाइट करने लगा हूँ, ये जो पोर्शन नजर आ रहा है, ये जिसको मैंने ग्रीन कलर से हाईलाइट किया, ये आपका जंक्शन डायोड है। ये जंक्शन है आपका, इसको आप डिप्लीशन रीजन भी कह सकते हैं। इसमें कोई चार्ज पार्टिकल स्टे नहीं कर पाता। और एन साइड पर आपके बिल्कुल इस जंक्शन के इधर, यहाँ ये रेड कलर के मैं सर्कल बना रहा हूँ, इधर बनाती है एक होल की लेयर्स आ जाती है और इस तरफ आके हुआ पी साइड पे एक इलेक्ट्रॉन्स की लेयर आ जाती है। फिर इन होल और इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान में इस ग्रीन रीजन के अक्रॉस एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाता है। ये मैं रेड कलर के एरो से इस इलेक्ट्रिक फील्ड को जरा ड्रॉ कर रहा हूँ ताकि आपको कम से कम इसका हाव नो हो जाए कि यहाँ एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होता है इस रीजन के अंदर। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड का जो पोटेंशियल है उसको हम पोटेंशियल बैरियर का नाम देते हैं, जिसके लिए सिलिकॉन के लिए इस पोटेंशियल बैरियर की वैल्यू 0.7 वोल्ट और जर्मेनियम के लिए यही वैल्यू 0.3 वोल्ट होती है। इस पोटेंशियल बैरियर का काम ये होता है कि ये डिफ्यूजन करंट को रोक देता है। यानी कि ये जो इलेक्ट्रॉन होल आ जा रहे होते हैं ना, ये जब एक या दो लेयर आ जाती हैं उसके बाद ये बैरियर डेवलप हो जाता है और फिर मजीद डिफ्यूजन करंट रुक जाता है। अब इस रीजन में कोई चार्ज पार्टिकल स्टे नहीं करता। ये जो ग्रीन कलर का आपको नजर आ रहा है जिसे हम डिप्लीशन रीजन कहते हैं, अगर यहाँ कोई चार्ज पार्टिकल प्रोड्यूस भी होता है, कमरे में मौजूद हीट या एनर्जी की वजह से कोई बॉन्ड ब्रेक भी करता है, तो ये इलेक्ट्रॉन होल यहाँ से निकल जाते हैं, राइट लेफ्ट निकल जाते हैं। ये पोटेंशियल बैरियर या इलेक्ट्रिक फील्ड इनको यहाँ स्टे ही नहीं होने देता, इसे इसको चार्ज फ्री रीजन बोलते हैं।
बहरहाल इतनी मालूमात काफ़ी हैं आपके लिए, और इसमें से आपके इसके मुतल्लिक़ जो एमसीक्यू बड़े आराम से हो जाएंगे। अलबत्ता अगली जो चीज़ आपने याद करनी है, पी टाइप में या पी रीजन में होल मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं, इलेक्ट्रॉन माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं, और एन रीजन में फ्री इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं और होल माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं। अब ये दोनों बातें आपके छोटे छोटे हम्बल से एमसीक्यूज हैं। फिर डिफ्यूजन करंट मैं बता चुका हूँ कि फ्री इलेक्ट्रॉन जब डिफ्यूज होते हैं एन साइड से पी साइड की तरफ तो इसे डिफ्यूजन करंट कहते हैं। और ये शुरू में करंट ज़्यादा होता है, उसके बाद जैसे ये जंक्शन डायोड के अक्रॉस आपका पोटेंशियल बैरियर बनता है, डिफ्यूजन करंट खत्म हो जाता है। उसके बाद डिप्लीशन रीजन बता चुका मैं आपको, ठीक है जी। ये डिफ्यूजन करंट के नतीजे में चार्ज लेस रीजन बनता है, उसको कहते हैं। उसके बाद आपके पास ये सब बातें यहाँ लिखी हुई। इस जो डिप्लीशन रीजन की थिकनेस है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक एमसीक्यू छोटा सा 1 माइक्रोमीटर होती है, इसको हाईलाइट कर दिया मैंने, ये नोट कर लें। अब जब आपका जंक्शन डायोड बन जाता है तो याद रखिएगा, अब आपको जो डायग्राम है, इस डायग्राम में ये जो छोटे छोटे आपको होल नजर आ रहे हैं, ये होल्स हैं। ये बीच में जो नेगेटिव नजर आ रहे हैं ना, ये आपके आयंस हैं, एटम है, आपके एटम जिनके ये होल हैं। ये यूं समझ लें कि डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से इनको हमने नेगेटिव साइन शो किया हुआ। ये नेगेटिव साइन वाले आपके इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये पॉजिटिव नेगेटिव आयंस हैं। और जिधर होल क्रिएट होगा, जहां इलेक्ट्रॉन्स होंगे आपके पास, वहां पॉजिटिव आयंस बनेंगे। इस तरह आपका जो जंक्शन डायोड होता है, जहां कोई चार्ज मौजूद नहीं होता, वहां इस तरह के पॉजिटिव नेगेटिव आयन जरूर मौजूद होते हैं, जिनमें से इलेक्ट्रॉन निकल के जा रहे होते हैं या इलेक्ट्रॉन आ रहे होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन। तो एन टाइप और पी टाइप में यही चीज होती है कि एन टाइप में फ्री इलेक्ट्रॉन आपके पास होते हैं। और यहाँ पे हमने राइट साइड पे जो डायग्राम है, इसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन हमने ड्रॉ किए हैं, वो ब्लैक कलर के होल्स आपको ना, ब्लैक कलर के सर्कल नजर आ रहे हैं, और व्हाइट कलर के सर्कल लेफ्ट साइड पर होल नजर आ रहे हैं। तो पी साइड पर होल होते हैं, एन साइड पे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इनको जनरलाइज अगर हम बुक में शो करते हैं ना, वो हम ऊपर वाली जो डायग्राम आपको मैंने अभी करके आया हूँ इसी तरह शो करते हैं। सही ये बनी, अब आपके सामने जो डायग्राम है, होल और इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव साइन के बाद शो कर देते हैं। वो जो दूसरी डायग्राम अभी आप देख रहे थे, ये असल में एक एमसीक्यू के वाले से यहाँ पे लगी है। एक एमसीक्यू हमारा एंट्री टेस्ट में आता है कि चार्ज लेस जो रीजन है, डिप्लीशन रीजन, यहाँ क्या पाया जाता है? बच्चे कहते हैं कुछ भी नहीं होता, जबकि यहाँ पे आइंस होते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव आइंस होते हैं। चार्ज तो कोई नहीं होता, ना इलेक्ट्रॉन होता, ना होल होता, लेकिन आइंस तो मौजूद है। आइन यानी एटम, एटमों के आइंस वो तो होंगे ना, वो उनके बगैर तो आपका सब्सटेंस ही नहीं बन सकता। इस हवाले से ये डायग्राम डेवलप की गई थी। नेक्स्ट आपके पास पोटेंशियल बैरियर की वैल्यू लिखी है दोनों, मैंने बता दी है, 0.7 सिलिकॉन की, 0.3 जर्मेनियम की। ठीक है, ये सिंबल है आपका जंक्शन डायोड का। जब भी आपका क्वेश्चन आएगा सिंबल से मतलब ये सिंबल ही बना होगा ज़्यादातर। इसमें पी साइड एरो वाली साइड है और एन साइड लाइन वाली साइड है। यूजेस आपके पास बेशुमार होते हैं। पीएन जंक्शन के वोल्टेज कंट्रोल करने के लिए यूज होता है। फिर करंट एलिमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए जब वोल्टेज कंट्रोल कर लेगा, स्विच के तौर पे यूज होता है। अल्टरनेटिंग करंट को रेक्टिफाई करने में यूज होता है। उसके बाद बाइसिंग आ गई। जब आप एक्सटर्नल पोटेंशियल अप्लाई करते हो अपने पीएन जंक्शन के ऊपर, तो इसको हम बोलते हैं बाइसिंग। दो तरह की बाइसिंग है, फॉरवर्ड और रिवर्स। फॉरवर्ड का मतलब है पॉजिटिव टर्मिनल पी साइड से और नेगेटिव एन साइड से जोड़ दो। इसका नतीजा ये निकलता है कि आपका जो डेप्लीशन रीजन है, इसकी थिकनेस कम हो जाती है, विड्थ कम हो जाती है। ये नीचे वाली डायग्राम ज्यादा वाज़ेह आपको ये बात बताएगी। नैरो डेप्लीशन रीजन बन जाता है, और डेप्लीशन रीजन के नैरो होने की वजह से आपकी फॉरवर्ड रेजिस्टेंस कम होके आ फ्यू ओहम रह जाती है। अब ये आपकी प्रॉपर्टीज हैं जो असल में एमसीक्यू के हवाले से याद करने वाली हैं। नंबर 1 ये रिड्यूस द विड्थ। नंबर 2 पोटेंशियल बैरियर कम हो जाता है, यानी आपका पोटेंशियल बैरियर आमतौर पे 0.7 है, कुछ इससे भी कम हो जाता है। और मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, ये अक्रॉस द जंक्शन जब क्रॉस करते हैं, क्वाइट इजीली क्रॉस कर जाते हैं। फिर अगर आप ग्राफ ड्रॉ करते हैं, इसको बोलते हैं फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पीएन जंक्शन। ग्राफ होता है आपके वोल्टेज और फॉरवर्ड करंट के दरमियान। फॉरवर्ड करंट मिली एम्पियर में होता है, ये बात ये ग्राफ के ऊपर आप देख सकते हो, मिली एम्पियर में होता है। वोल्टेज वोल्टेज में ही होता है, वोल्ट वोल्टेज में ही होता है। ग्राफ की शेप अगर आप देखो ना, तो शुरू में तो आप देख रहे हो यहाँ तक, इस लाइन तक ग्राफ आपको स्ट्रेट लाइन 0 पे नजर आ रहा है करंट पर। उसके बाद ये
इस जगह से एकदम से ग्राफ उठना शुरू हो जाता है ऊपर। असल में ये जो वैल्यू होती है आपकी, ये असल में 0.7 की वैल्यू है। 0.7 से पहले, यानी अगर आपका पोटेंशियल 0 से लेकर 0.7 वोल्ट तक है तो करंट फ्लो नहीं करता। लेकिन जब तक आपका अप्लाइड पोटेंशियल, दोबारा सुन लो, जब तक आपका अप्लाइड पोटेंशियल ग्रेटर देन बैरियर पोटेंशियल नहीं होगा, करंट फ्लो नहीं करेगा, चाहे आप फॉरवर्ड बायस में बैठे हो। आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन भी इस किस्म का है कि आपका एक डायोड है, वो 0.2 वोल्ट विद रिस्पेक्ट टू एनोड फॉरवर्ड बायस है। तो फॉरवर्ड बायस होने के बावजूद हमसे पूछा गया करंट फ्लो करेगा नहीं करेगा, हमने वहां जवाब देते हैं कि करंट फ्लो नहीं करता, क्योंकि आपका 0.2 पोटेंशियल सिलिकॉन और जर्मेनियम दोनों के बैरियर पोटेंशियल से कम है। क्योंकि सिलिकॉन के लिए 0.7 है बैरियर पोटेंशियल और जर्मेनियम के लिए 0.3, तो आपका अप्लाइड पोटेंशियल कम से कम 0.7 से ऊपर होना चाहिए, फिर करंट फ्लो करता है। और यहाँ भी 0.7 से ऊपर करंट फ्लो करता है, थोड़ी देर के बाद करंट एकदम बहुत बढ़ जाता है। जैसे आपका करंट 0.7, आपका अप्लाइड पोटेंशियल 0.7 से आगे जाता है। ये बात भी क्लियर हो गई कि करंट तब तक फ्लो नहीं करेगा जब तक बैरियर पोटेंशियल से ज्यादा पोटेंशियल अप्लाई नहीं करोगे। ठीक है, अच्छा आगे ये जो ग्राफ है, चूंकि ये करंट और वोल्टेज के दरमियान है, इस ग्राफ का जो स्लोप है वो कंडक्टेंस कहलाएगा। ठीक, कंडक्टेंस आई और वी, ये चीज मैंने आपके साथ पहले भी डिस्कस की है उसमें चैप्टर नंबर 13 के लेक्चर में। भारत यहाँ जिक्र आ गया तो मैंने कहा बता दूं, ये जो फॉरवर्ड रेजिस्टेंस का फॉर्मूला, फॉरवर्ड वोल्टेज ओवर फॉरवर्ड करंट, और ये आंसर हाफ यू ओहम आता है। ये बात मेंशन है यहाँ पर, ये लिखी है, ये इसकी वैल्यू होती है, ये इसका एमसीक्यू है कि फॉरवर्ड रेजिस्टेंस इज इक्वल टू हाफ यू ओहम। रिवर्स वाइसिंग में आप यूं करते हो कि पी साइड को नेगेटिव टर्मिनल और बैटरी से और एन साइड को पॉजिटिव टर्मिनल और बैटरी से लगा देते हो, तो कोई करंट फ्लो नहीं करता रिवर्स वाइस में। अब देखा जाए, जब हम लिखते हैं ना नो करंट, ये लिखा हुआ है फ्लोज, तो ये असल में आइडियल कंडीशन है। जो आपकी प्रैक्टिकल कंडीशन है उसमें, और यही आपका एमसीक्यू बनेगा। लेकिन अगर प्रैक्टिकली सवाल बन जाए कि प्रैक्टिकली क्या होता है, तो बहुत मान्यूट सा करंट माइक्रो एम्पेयर में, ये लिखा हुआ है लेस देन 1 माइक्रो एम्पेयर, ये आपका रिवर्स करंट फ्लो करता है सिलिकॉन के लिए। और जर्मेनियम के लिए 10 माइक्रो एम्पेयर से कुछ ज्यादा हो सकता है, इसे लीकेज करंट कहते हैं। और ये ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से फ्लो करता है। ये सारे एमसीक्यू हैं आपके। ये रिवर्स करंट माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से फ्लो करता है। ठीक है जी, आपका जो रिवर्स करंट है ये माइक्रो एम्पियर में मेजर किया जाता है, और जो फॉरवर्ड करंट ऊपर बढ़ गया है वो मिली एम्पियर में मेजर किया जाता है। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट ये आ गया कि डेप्रेशन रीजन की आप देख सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक इसकी जो थिकनेस है या विड्थ है इंक्रीज कर गई है। इसका मतलब है इसकी जो रेजिस्टेंस है वो भी बढ़ गई, और रेजिस्टेंस बढ़ के कितनी हो जाती है, मेगा ओम में चली जाती है, ऑफ द ऑर्डर ऑफ मेगा ओम। ये भी याद करने वाली बात है, रिवर्स रेजिस्टेंस मेगा ओम में होती है, और रिवर्स करंट बहुत कम ना होने के बराबर माइक्रो एम्पियर में होता है। ठीक है, तो ग्राफ अगर आप ड्रॉ करते हैं तो उसका जो ग्राफ हो ये नजर आ रहा है आपको, ये तकरीबन ऑलमोस्ट 25 वोल्ट तक तो ये स्ट्रेट लाइन ही चली जा रही है। 10 माइक्रो एम्पियर के अंदर ये करंट शो किया गया, क्योंकि ये जर्मेनियम के लिए ड्रॉ किया इन्होंने। सिलिकॉन होता तो ये 1 माइक्रो एम्पियर से भी कम करंट होता। हाँ, 25 के फौरन बाद ये एक नी की शक्ल बनाते हुए, जैसा वो गोडा हम कहते हैं पंजाबी में, तो ये चीज बनाता हुआ एकदम से करंट बढ़ जाता है। तो ये जो आपका है ना, इसे कहते हैं ब्रेक डाउन। ये ब्रेक डाउन पोटेंशियल है आपका। यहाँ पे आपका वो ब्रेक कर गया, आपका रिवर्स बाइस्ड जो पोटेंशियल बैरियर है ब्रेक कर चुका है। अब आपका करंट एकदम से बहुत ज्यादा बढ़ेगा रिवर्स डायरेक्शन में। बहरहाल जो आपकी रिवर्स रेजिस्टेंस है वो, ये चीज यहाँ पे आप मैं मेंशन कर देता हूँ, सेवरल मेगा ओम के ऑर्डर में होती है। अच्छा, इस कंडीशन को, ये जो बड़ी देर तक आपका पोटेंशियल बढ़ाने के बावजूद करंट कांस्टेंट ही चल रहा होता है, इसको हम बोलते हैं आमतौर पे, ये जीनर कंडीशन कहलाती है, जीनर। अब जीनर जो है ना, ये आपके वहाँ ब्रेक डाउन या जीनर वोल्टेज वही वोल्टेज है जहाँ पे आपका पोटेंशियल बढ़ाने की वजह से रिवर्स करंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, तो ब्रेक डाउन वोल्टेज या जीनर वोल्टेज, इसको तीसरा नाम इसका नी वोल्टेज है, नी, KNEE, नी वोल्टेज भी इसको हम कहते हैं। तो इसके ऊपर अगर आप देखो ये डायग्राम, ये वाली,
इसमें जीनर कैरेक्टरिस्टिक कर्व है। अगर आप गौर से देखो तो इसके अंदर जीनर का जो ब्रेक डाउन है वो जरा पहले है, और जो एवलांच ब्रेक डाउन है वो जरा बाद में, नी वोल्टेज जिसे हम कहते हैं। तो ये जो प्रॉपर्टी है ना, इसको आमतौर पे हम जीनर डायोड में यूज करते हैं। जीनर डायोड ये करता है कि करंट को एक रिवर्स वोल्टेज में एक कांस्टेंट लेवल के ऊपर गुजारे रखता है। और आमतौर पर ये जीनर डायोड यूज होता है रिवर्स बाइसिंग में, और पोटेंशियल को कांस्टेंट रखता है। और जो आपकी पावर सप्लाईज हैं उनमें ये यूज होता है जहाँ पे हमें कांस्टेंट पोटेंशियल चाहिए होता है। ये आपके नोट्स शेयर हुए हैं, इसमें आप पढ़ लीजिएगा एमसीक्यू के लिए। नेक्स्ट हमारे पास, अच्छा यहाँ तक अब कोई किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। सर ये रिसेंटली आप लोगों ने ये चैप्टर अपने कॉलेजेस में खत्म किया होगा। जी बेटा, कोई सवाल है तो बताओ। सर ये जीनर और एवलांच, इसका समझ नहीं आया डिफरेंस। जीनर और एवलांच का मैं एक बार थोड़ा सा रिपीट कर दूं। यहाँ आ जाओ। आपका जो जीनर डायोड होता है ना, ये एक बहुत ज्यादा हैवीली डायोड होता है, और आमतौर पर इसको बनाया जाता है कि ये रिवर्स बाइस में काम करता है। दूसरी बात, इसको हम फॉरवर्ड बाइस में काम नहीं करवाते, रिवर्स बाइस में काम करवाते हैं, रिवर्स वोल्टेज में। क्योंकि जब हम रिवर्स वोल्टेज में इसको लेके जाते हैं तो एक खास हद के बाद करंट एकदम से बढ़ जाता है, लेकिन पोटेंशियल वहां पे क्या रहता है, कांस्टेंट। ठीक है। तो पोटेंशियल को, क्योंकि फॉरवर्ड बाइस में पोटेंशियल बढ़ाना पड़ता है, करंट भी बढ़ता है। पोटेंशियल बढ़ता जाएगा, करंट बढ़ता जाएगा। इसमें पोटेंशियल नहीं बढ़ेगा, करंट बढ़ जाएगा एक खास रिवर्स वोल्टेज के ऊपर, जिसको जीनर ब्रेकडाउन कहते हैं। अब ये इस तरह बनाया जाता है कि इससे असल इसका जो डेप्लीशन रीजन है वो ब्रेक नहीं होता, वो बाद में जाके कहीं ब्रेक होता है जब बहुत ज्यादा हम रिवर्स पोटेंशियल बढ़ा देते हैं। तो रिवर्स पोटेंशियल जहां पे जाकर आपका करंट बढ़ जाता है हैवीली डोपिंग की वजह से, ये रिवर्स करंट होता है। ठीक है। और लेकिन एक्चुअली आपका ब्रेक डाउन नहीं होता आपके डायोड का, तो वो जीनर ब्रेक डाउन कहलाता है, जो डायग्राम में आपको पहले नजर आ रहा है। और जो बाद में नजर आ रहा है, एवालांच ब्रेक डाउन जिसको लिखा गया है, ये आपका एक्चुअल ब्रेक डाउन है। अब ये बात समझ आ गई। सर करंट दोनों में रैपिडली इंक्रीज करेगा? देखो, जो आपका मेन ब्रेक डाउन है ना, एंड वाला, उसमें तो करंट बढ़ेगा बढ़ेगा। जीनर ओके। का बकायदा डेवलप करके बनाया जाता है जीनर ब्रेकडाउन को, ये हर नहीं, डायोड में मतलब नहीं सर होता। ये पूछना चाह रहा हूँ, जीनर और एवलांच दोनों में वोल्टेज कांस्टेंट होती है, और वो जो है जी, करंट है वोल्टेज वो अपनी रैपिड। जगह पे कांस्टेंट हो जाती है, उसके आगे नहीं बढ़ती, और करंट बढ़ जाता है। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास इसमें जो टॉपिक अब आ रहा है, अच्छा ये अब आप नोट्स देखोगे, इसमें आपको कुछ एमसीक्यूज मिल जाएंगे। जिससे विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन 10⁻⁻6 होती है, ये सी ऑप्शन है इसमें। तो करंट जब आप बढ़ाते हो सेमीकंडक्टर में, विद द राइज ऑफ टेम्परेचर द रेजिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर, ये आमतौर पे जब सेमीकंडक्टर की बात करेंगे तो टेम्परेचर जैसे हम बढ़ाते हैं तो उसकी जो कंडक्टिविटी है वो एक्सपोनेंशियली बढ़ती है, और रेजिस्टिविटी एक्सपोनेंशियली डिक्रीज कर रही होती है। ठीक है जी। उस लिहाज से आपने डिक्रीज बात करना एक्सपोनेंशियली, ये बीटा ऑप्शन चलेगी इसमें। और अगर ये कंडक्टिविटी का होता तो इंक्रीजेस एक्सपोनेंशियली। ये हाईलाइट गलत हुआ है, देख लेना, ध्यान से पढ़ना, जिस तरह पढ़ाया गया उसके सर मुताबिक इसको सॉल्व कर लेना। जीनर फंक्शन में आपको बता चुका हूँ, रिवर्स बाइसिंग कंडीशन में काम करता है। ठीक है। उसके बाद आगे आ जाए तो खाते बहुत सारे एमसीक्यू आपने खुद ही देखने हैं। अब रेक्टिफिकेशन, अब आपका जो डायोड है इसका जो एक वर्किंग होती है वो होती है एसी को डीसी में बनाना। एसी को डीसी में बनाना रेक्टिफिकेशन करानी कहलाती है। और रेक्टिफिकेशन हमारे पास दो तरह की होती है, एक हाफ वेव होती है, एक फुल वेव होती है। अच्छा, हाफ वेव में ये होता है कि सिंगल डायोड इस्तेमाल होता है, और सिंगल डायोड में एक जो हाफ है, यानी कि हमारे फुल साइकिल का सिर्फ एक हाफ, अब चाहे वो पॉजिटिव हाफ हो जाए चाहे नेगेटिव हाफ हो जाए, वो रेक्टिफाई होता है। अब ये सामने जो डायग्राम बनी हुई है आपके, ये बुक वाली डायग्राम है। इसमें आपने अल्टरनेटिंग वोल्टेज अप्लाई किया डायोड डी के ऊपर, ये डायोड बना हुआ है इधर। तो जब आपका यहाँ पर पॉजिटिव एंड आएगा तो डायोड फॉरवर्ड बायस होगा, करंट गुजर जाएगा। ठीक है। और आउटपुट के ऊपर आपके पास ये वाली, ये पॉजिटिव आपके पास हाफ आ गया, नेगेटिव हाफ इसमें ब्लॉक हो जाएगा। जब
ऊपर वाले एंड पे इधर आफ्टर पॉजिटिव नेगेटिव एंड आना है, तो ये ब्लॉक हो जाएगा, रिवर्स बायसिंग की हो जाए, तो यहाँ कुछ भी नहीं आया। फिर एक पॉजिटिव आ गया तो गैप आ गया बीच में, ये हाफ वेव लाएगा 0 से T/2, इतना साइकिल आ गया। T/2 से T का साइकिल नहीं आया। अब यहां पर एमसीक्यू निकलते हैं। आपको इसी तरह की शक्लें दी जाएंगी, हो सकता है ये जो शक्ल दिखाई जा रही है इसमें टाइमिंग बताई जा रही है, तो यहाँ का जो टाइमिंग है ये वाला टाइमिंग, ये T/4 होगा। ये आपको मैं पहले बता चुका हूँ कल के लेक्चर में, ये 3T/4 होगा। अब आपको इस किस्म की क्या नाम है कोई वेव फॉर्म दी जाएगी कि कोई T/4 से लेके टी तक रेक्टिफाई हो रहा होगा, कोई किसी और हिस्से में रेक्टिफाई हो रहा होगा। हमने सिर्फ ये डायग्राम देख के और डायोड देख के ये फैसला करना है कि कौन सा पोर्शन रेक्टिफाई होगा और कौन सा नहीं होगा, और आउटपुट किस शक्ल की बनेगी। आउटपुट जाहिर बात है इनपुट के ऊपर बेस करती है, इस वक्त साइनोसाइडल है, आउटपुट भी उसी शक्ल की आ रही है। इनपुट वोल्टेज की शक्ल चेंज कर दी जाए तो आउटपुट भी उसी हिसाब से तब्दील हो जाएगी। इसी में आपसे एमसीक्यू पूछे जा सकते हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि एट द एंड आपको कुछ सवाल दिखा दूं इसके ताकि। अच्छा एक और चीज, अगर ये डायोड जैसा बना हुआ है ये उल्टा बना होता, यूं, ये भी तो हमसे सवाल पूछा जा सकता है ना, लाजमी तो नहीं उसने सीधा सीधा पूछ लेना है। अगर ये नया सवाल बना दिया हमने, अब यहां मैं इसको पॉजिटिव साइकिल करता हूं तो पॉजिटिव साइकिल इसका ब्लॉक होगा। अब ये मैं इसी तरह की डायग्राम बनाता हूँ, ये जी मेरे पास ये अल्टरनेटिंग करंट का साइकिल आ गया। अब इसमें क्या होगा, इसका आउटपुट में से ये वाला आउटपुट आएगा नेगेटिव साइकिल का, दोनों पॉजिटिव ब्लॉक हो जाएंगे। क्योंकि इस डायोड में ये नंबर 2 जो मैंने जंक्शन बनाया, एक नंबर 1 पहले से बना हुआ था, इसमें करंट की डायरेक्शन ये होगी फ्लो की, और पहले वाले में ये होगी। यानी पहले वाले में क्लॉकवाइज है, दूसरे में एंटी क्लॉकवाइज है। ये नोट कर लो, इस तरह के सवाल आ सकते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कोई सवाल तो नहीं इसमें? अब यहाँ पे एक और सवाल है, जरा गौर से सुनना ये सवाल, बल्कि सवाल के जवाब बता रहा हूँ। सवाल मैं करता हूँ, जवाब आप बताओ, फिर ज्यादा मजा आएगा। ये बताओ कि आपका डायोड कौन सा साइकिल कंडक्ट कर रहा है, पॉजिटिव या नेगेटिव। 1 और 2 को सामने रख के जवाब देना है। या अब ऑप्शन क्या है, ओनली पॉजिटिव, ओनली नेगेटिव, बोथ। 3 ऑप्शन दे रहा हूं, चौथी डिपेंड होती ऑन नन ऑफ कंडीशन दीज। सर जी। नन ऑफ दीज नहीं, इनमें से एक आंसर होगा जी। डायोड पॉजिटिव साइकिल कंडक्ट करता है या नेगेटिव साइकिल कंडक्ट करता है या दोनों कंडक्ट कर लेता है, जवाब दें। डिपेंड ऑन कंडीशन सर जी। क्या बोला? डिपेंड ऑन कंडीशन के आपने डायोड को कैसे प्लेस किया है। ये तो ऑप्शन मैंने दी नहीं अभी, डिपेंड। ये जवाब आपका बिल्कुल सही है, लेकिन ये ऑप्शन तो थी नहीं। बोथ बोथ हो जाएगा मुझे सर। ऑप्शंस के लिहाज से जवाब चाहिए। बोथ, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। आपने कहा बोथ, चलें एक ऑप्शन सवाल का, एक ऑप्शन आपने सी ऑप्शन को टिक कर दिया। हाँ, ये सारे एग्री करते हैं? यस सर। अब मैं आपको बताता हूं, अब गौर से देखो जरा, गौर से देखो इस सर्किट को। 1 और 2 दोनों में जो करंट फ्लो हो रहा है वो तब फ्लो हो रहा है जब आपका डायोड फॉरवर्ड वाइस में था, जब आपका डायोड फॉरवर्ड वाइस में था। यानी आपके डायोड ने कंडक्ट उसी वक्त किया है जब उसकी तरफ से पॉजिटिव करंट आ रहा था। अब आपने देखो हमने यहां पे किया क्या, डायोड की सिर्फ डायरेक्शन चेंज की है। हमारा डायोड सिर्फ पॉजिटिव साइकिल, अगर हम अपने हिसाब से बात करें तो दोनों साइकिलों को कंडक्ट कर रहा है। फिलहाल यहां जवाब बोथ है, लेकिन डायोड सिर्फ उस वक्त कंडक्ट करता है जब पी साइड पॉजिटिव होती है, एन साइड नेगेटिव होती है। अब ये दूसरा सवाल बन रहा है। पहले सवाल में तो यहाँ पे इस डायग्राम जो आपका जो एक बेटे ने जवाब दिया कि डिपेंड अपॉन द डायरेक्शन ऑफ, बिल्कुल जी डिपेंड करता है। हमारे देखो एक में डायरेक्शन हमने लेफ्ट से राइट की, एक में राइट से लेफ्ट की, और हमने देखा कि एक में हमारे पास जो है पॉजिटिव साइकिल रेक्टिफाई हो रहे हैं, एक में नेगेटिव साइकिल रेक्टिफाई हो रहे हैं। ये जवाब दिया हमने कन्वेंशनल डायरेक्शन के हवाले से, और कन्वेंशनल डायरेक्शन के हवाले से हमारे दोनों साइकिल ही रेक्टिफाई हो रहे हैं।
लेकिन डिपेंड कर रहा है डायरेक्शन के ऊपर, या तो पॉजिटिव साइकिल रेक्टिफाई होगा या नेगेटिव साइकिल, दोनों कोई एक एक टाइम में होगा, दोनों एक ही टाइम में नहीं होंगे, ये पॉइंट याद रखना, दोनों एक ही टाइम में रेक्टिफाई नहीं होंगे, ठीक है जी। और डायोड में से करंट तभी गुजरता है जब पी साइड पॉजिटिव होती है, एन साइड नेगेटिव होती है। ये जो हमारे पास डायोड नंबर 2 बना हुआ है, इसमें करंट तभी गुजरेगा जब आपके पास इधर यहां नेगेटिव साइकिल आएगा और नीचे पॉजिटिव होगा, करंट ये जो सामने डायरेक्शन दिखाई गई है इसके मुताबिक फ्लो करेगा। तो चूंकि कन्वेंशनली ये हमारे पास नेगेटिव डायरेक्शन है नीचे से ऊपर वाली, इससे उसको हमने नीचे शो कर दिया डायग्राम में। क्लियर हो गया पॉइंट? तो डायोड की कंडक्शन सिर्फ फॉरवर्ड बाइस के दौरान होती है, अगर बाइसिंग के लिहाज से सवाल किया, जस्ट ओनली इन फॉरवर्ड बाइस, रिवर्स बाइस में कंडक्शन नहीं होती। ये पॉइंट नोट कर लिया, आगे चलते हैं। फुल वेव रेक्टिफिकेशन, इसमें जो सवालात आते हैं उसमें ये जो सामने डायग्राम बनी नजर आ रही है ना आपको, दो, ये इसमें दो साइकिल्स हैं, इन दोनों के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, डायग्राम बनी होती है बकायदा सवाल के अंदर। जिस तरह अगर आपके पास ये चार डायोड के कॉम्बिनेशन का फुल वेव रेक्टिफायर है, फुल वेव रेक्टिफायर लाजमी नहीं चार वाला हो, दो वाला भी हो सकता है। अब यहाँ पे एक एमसीक्यू बनते हैं, वो भी नोट करो। फॉर फुल वेव रेक्टिफिकेशन वी रिक्वायर 2 डायोड और 4 डायोड, बोथ ए एंड बी, ठीक है जी, एनी Both A नंबर ऑफ and B. डायोड, ये आपका एमसीक्यू हो सकता है। तो भाई आप 2 डायोड भी इस्तेमाल कर सकते हो और 4 डायोड भी इस्तेमाल कर सकते हो, बोथ कंडीशन सही है। अब ये सवाल यूं होता, लीस्ट नंबर ऑफ डायोड्स वी नीड फॉर फुल वेव रेक्टिफिकेशन, वो दो ही हैं, कम से कम 2 डायोड चाहिए होते हैं फुल वेव रेक्टिफिकेशन के लिए, और ज्यादा से ज्यादा 4 चाहिए। लेकिन ये जो सामने बना हुआ है ये है ब्रिज रेक्टिफायर, इसमें 4 डायोड चाहिए, पर एक वक्त में सिर्फ 2 डायोड ही काम करेंगे, बाकी दो अगले साइकिल में काम, यानी आधे साइकिल में 2 डायोड काम करेंगे, अगले आधे में बाकी 2 डायोड काम करेंगे, चारों एक साथ काम नहीं करेंगे, चारों डायोड एक साथ इसमें वर्किंग नहीं करेंगे, एक टाइम में सिर्फ 2 डायोड इस्तेमाल होते हैं। ये सारे इसके एमसीक्यू हैं, रेलेवेंट एमसीक्यूज हैं इसके, जो मैंने रिपीट कर दिया आपके सामने। अब जो एमसीक्यूज के अलावा बनते हैं वो इसके पाथ के ऊपर बनते हैं कि किस किस रास्ते से करंट गुजरेगा। अगर करंट आ रहा है ए की तरफ से ऊपर की तरफ से, या दूसरा करंट आएगा ये नीचे वाले बी की तरफ से, इनको मैंने पॉजिटिव से शो कर दिया। तो ए का मतलब है डायोड D1, ये फॉरवर्ड बाइस है और ये फॉरवर्ड बाइस है, इन दो से करंट गुजरेगा, बाकी दो रिवर्स बाइस में चले जाएंगे, और ये रास्ता हमने एरो से शो किया हुआ ही है। अब आप डायग्राम नंबर ये 2 को देखें, करंट नीचे से आ रहा है बी की तरफ से, इसमें डायोड नंबर ये 2 और 4 फॉरवर्ड बाइस होंगे जिनको मैं सर्कल कर रहा हूँ, बाकी दो रिवर्स बाइस हो जाएंगे, लेकिन आउटपुट पे करंट की डायरेक्शन सेम ही है, ऊपर से नीचे। इसका मतलब है इसका जो आउटपुट मैं ड्रॉ करूंगा ना, अगर यहाँ पे इनपुट पे ये वाली वेव फॉर्म है, लेट्स सपोज ये वाली वेव फॉर्म आ रही है, तो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। जब ये पहले वाला पॉजिटिव ऊपर आएगा तो ये गुजर रहा है डायोड नंबर 1 और 3 में से, तो ये आपके पास पहला साइकिल आ गया, हाफ साइकिल। उसके बाद आपके पास रिवर्स घूमेगा और नीचे पॉजिटिव और ऊपर नेगेटिव आ जाएगा। जब वो चीज आएगी तो उसमें ये होगा कि करंट आपका D2 और D4 से गुजरेगा, बाकी दो डायोड में से, क्योंकि अब वो फॉरवर्ड बाइस हैं जो पहले रिवर्स बाइस थे, और 1-3 चले जाएंगे रिवर्स बाइस मोड में। चूंकि ये करंट भी R में से सेम डायरेक्शन में गुजर रहा है, तो आपका ये वाला साइकिल आ गया। ये साइकिल क्यों आ रहा है? क्योंकि करंट की डायरेक्शन आउटर रेजिस्टर या लोड रेजिस्टर में ऊपर से नीचे जा रही है। अब उसके बाद जब फिर घूमेगा, अब ये हमारी ये 2 साइकिल होगा, ये वाले ये 2 हाफ हो गए, इन 2 हाफ के 2 आपके पास रिपल आ गई, अगले साइकिल की भी 2 रिपल इससे आ जाएंगी तरतीब से। अब यहाँ है टोटल 2 रिपल, वहां 4 रिपल, तो इसमें एक और एमसीक्यू बड़ा मशहूर बनता है, यहाँ फ्रीक्वेंसी जो है F है तो आउटर पे फ्रीक्वेंसी 2F होती है,
टाइम पीरियड अगर यहाँ पे टी होता है तो आउटर पे टाइम पीरियड T/2 हो जाता है, जबकि हाफ वेव में फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड सेम रहते हैं। तो ये हो गया एक और एमसीक्यू इनके हो गए। इस चीज को अगर आप ये जो दो डायग्राम्स हैं इनको देखोगे तो इसमें वो सारे रास्ते जो मैं अभी आपको जुबानी कलामी बता रहा था यहाँ सारे बने पड़े हैं। ठीक है बच्चे, ये बात ये क्लियर हो सर गई? जी, कोई सवाल है तो देख लो। ये फ्रीक्वेंसी का जो बताया ये जरा सर रिपीट जी कर दें। जरा दोबारा बोलो, तुम्हारी आवाज नहीं आई। ये फ्रीक्वेंसी का जो बताया ये जरा रिपीट कर दें। अच्छा, फ्रीक्वेंसी का दोबारा बताऊं। फ्रीक्वेंसी जो होती है हाफ वेव रेक्टिफिकेशन में सेम होती है इनपुट और आउटपुट सिग्नल की। फुल वेव में फ्रीक्वेंसी डबल हो जाती है क्योंकि दोनों हाफ रेक्टिफाई हो जाते हैं। हाफ वेव में से एक हाफ रेक्टिफाई होता है, ओनली वन हाफ। ठीक है, या तो पॉजिटिव हाफ या नेगेटिव हाफ, डिपेंडिंग अपॉन द डायरेक्शन ऑफ द डायोड, जो एक अभी आप में से किसी ने बताई है। बिल्कुल इसके मुताबिक वो बात बिल्कुल सही हो गई है। ठीक है, अब यहाँ पर दोनों ही हाफ पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों रेक्टिफाई होते हैं, तो यहाँ पे रिपल डबल हो जाती है, तो फ्रीक्वेंसी डबल होती है, टाइम पीरियड हाफ होता है। बात समझ आ गई? जी सर। चलें, सर जी आपने कहा था कि दो डायोड मिलके भी एक बना सकते हैं फुल वेव रेक्टिफिकेशन, उसकी कौन सी कोई एग्जांपल? वो अभी ठहर जो आ रहा है अभी, पहले इसके एमसीक्यू तो मुकम्मल कर दूं। अब यहाँ पे एक और चीज नोट करो, ये जो दो डायग्राम बनी हुई ये एक ही क्या नाम है ब्रिज रेक्टिफायर के दो अलग रास्ते हैं, एक पॉजिटिव हाफ के लिए और ये नीचे वाली नेगेटिव हाफ के लिए। ठीक है, अब जरा गौर से देखो, इसमें से अगर मैं किसी एक डायोड को मिसाल के दो भाई डायोड नंबर 2 है, इसको मैं यहां से गायब कर देता हूं, तो क्या होगा? यहां से करंट गुजरेगा? जल्दी बताओ। इतनी देर सोच लो, डायोड गायब कर दिया, रास्ता मैंने तोड़ दिया, तो करंट नहीं गुजरेगा। नहीं कुछ रास्ता तोड़ इसका देंगे जवाब तो है सच नहीं बनेगा। हाँ, करंट नहीं गुजरेगा। इसका मतलब है आपका ऊपर से इस रास्ते से तो करंट गुजरेगा जो पहले बना हुआ, लेकिन ये यहाँ पे एक ब्रिज बना हुआ था, इसको मैंने ब्रेक कर दिया। इसका मतलब है आपका अब ये ब्रिज रेक्टिफायर फुल से हाफ बन जाएगा। तो इन चार में से किसी एक डायोड को निकाल दो या किसी एक डायोड को उल्टा पुल्टा कर दो, तो ये फुल वेव से हाफ वेव बन जाता है। ये बात समझ आ गई? ये भी एमसीक्यू बनता है। डायग्राम देंगे, सिचुएशन बयान करेंगे, किसी एक डायोड को गायब कर देंगे या उसका सर्किट ओपन कर देंगे, तो आपने बता देना ये हाफ वेव हो जाएगा उस में। ठीक है, अब आप आए। अच्छा, ये वो डायग्राम बनी हुई है जिसमें वाज़े तौर पे दिखाया जा रहा है कि आपकी फ्रीक्वेंसी रिपल फ्रीक्वेंसी डबल हो रही है, लेकिन आप देख सकते हैं इसमें जो डीसी है ये फ्लक्चुएटिंग है। इसको अगर आपने स्ट्रेट करना है, स्मूथ करना है, तो आपको फिल्टर सर्किट लगाना पड़ेगा। इसका फिल्टर का जिक्र ये एंड पर हुआ हुआ है। बहरहाल आगे चलते हैं। जो आपका दो दो डायोड वाला जो एक रेक्टिफायर है वो ये बना हुआ है, इसे कहते हैं सेंटर टेप्ड ट्रांसफार्मर का फुल वेव रेक्टिफायर। इसमें एक डायोड आप देख सकते हो ये बना हुआ ऊपर D1 और ये D2। अच्छा, यहाँ बड़े मजे का सवाल निकल सकता है, एक शॉर्ट का एमसीक्यू हमारा, कि जब अगर ये एंड पॉजिटिव है तो करंट D1 से गुजरेगा, इसका मतलब है ये साइकिल D1 का है, और जब ये नीचे प्लस आ जाएगा ऊपर नेगेटिव आ जाएगा अगले हाफ में, तो वो D2 से गुजरेगा, तो ये D2 का है। तो ये जो आगे रिपल आती है ना, हमसे ये भी पूछा जा सकता है ये रिपल किस डायोड से गुजर के आ रही है, ये भी हमारा क्वेश्चन बन सकता है। और इन दोनों में ये जो आपका आउटपुट है यहाँ बना हुआ है। अच्छा, एक और चीज आउटपुट के हवाले से, वो जो हमने पीछे डायग्राम देखी है, अच्छा इसमें कोई सवाल नहीं है, आप इसको देख लो, मैं पिछली डायग्राम पे वापस जाना चाह रहा हूँ। जी चलें, ये देखें दोबारा, जैसा ये डायग्राम बनी हुई यहाँ पर, इस डायग्राम में आप देखें जरा गौर से, आप नोट करें, ये आपकी बुक टाइप डायग्राम है। इसमें आपके ये जो डायोड 1 है और ये नीचे वाला 3 है, इन दोनों के एन एन इधर हैं और पी पी साइडें इधर है, यानी पी साइडें, और ये जहां एन एन और पी पी आ रहे हैं ये आउटपुट कहलाता है।
इधर आउटपुट आएगी, ये नोट कर लो। और जिधर डिफरेंट साइड्स मिलती हैं, जैसे आप PN और इधर भी PN, ये साइड कहलाती है आपकी इनपुट। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि बाज दफा जो आपके क्वेश्चन आते हैं ना, देखें इधर इस तरह आ जाता है और यहां डायोड बना देते हैं। अब आपने तो वो पढ़ी होती डायमंड शेप, और ये बन गई है रेक्टेंगल टाइप, और फिर बंदा परेशान होता है ये इसका मैं आउटपुट इनपुट कैसे तलाश करूं। तो उसका रूल याद कर लो, NNPP, ये आउटपुट होता है। अब यहाँ देखो, ये N है, ये N है, ये P, एक P इधर है। अच्छा, एक P मैं उल्टा बना दिया, उसको मैं सीधा कर दूं, ये PP साइड आ गई। तो इनके दरमियान यूं आउटपुट लग सकती है, और बाकी जो दो साइडें हैं वो आपकी इनपुट बन जाएगी। ये भी आपका फुल वेव रेक्टिफायर है। इस तरह की टेढ़ी मेढ़ी डायग्राम्स आ सकती हैं, आपको अब पता होना चाहिए, ठीक है। अब इस पॉइंट पर आपके जो टेस्ट के सवाल आते हैं एक दो, वो जरा देख लेते हैं। अब ये देखें, इसमें एक आपके भाई क्वेश्चन नंबर 3 है, द टाइम पीरियड ऑफ द रिपल एट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग सर्किट। अब ये आपका हाफ वेव है, तो जो टाइम पीरियड इनपुट पे है वही आउटपुट पे होगा। और इनपुट पे टाइम पीरियड कैसे निकालोगे, ये जो इक्वेशन लिखी है मैंने आपको पढ़ाई थी, इसका जो आखिरी हिस्सा है 100πt, इसको कंपेयर कर लोगे, यहाँ से फ्रीक्वेंसी आएगी, उस फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल टाइम पीरियड होगा। ये सोल्यूशन मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देख लें। हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए इनपुट आउटपुट टाइम पीरियड बराबर, फ्रीक्वेंसीज बराबर। फुल वेव के लिए टाइम पीरियड आउटपुट का इनपुट का हाफ और फ्रीक्वेंसी डबल होती है। अब यहाँ पर जब आप कंपेयर करोगे तो ये जो 100πt है, इसको 2πf या 2π/t से कंपेयर कर लो, तो आप देख सकते हो टाइम कितना आ रहा है आपका, 20 मिली सेकेंड। ये चीज़ मैं आपको सिखाई है अभी, उसके ऊपर MCQ आ गया। फिर ये देखो जो मैं पाथ समझा रहा था आपको, ये 28 खास तौर से, ये मैं आपको दिखाना चाह रहा था, ये डायग्राम जो है, जो हमारी डायग्राम उसका रेसिप्रोकल है, उल्टा बना है। यानी उसमें डायोड की PP साइडें हमारी लेफ्ट साइड पे थी, NN राइट पे थी। यहाँ देखो, ये NN है इधर, और PP साइड इस तरफ मौजूद है वही आउटपुट इनपुट, लेकिन डायरेक्शन उल्टी कर दी इन्होंने। अब इसमें अगर ऊपर पॉजिटिव आएगा ना, अब इन्होंने क्या बताया, इन द फॉलोइंग व्हाट हैपन फॉर द पॉजिटिव हाफ साइकिल। तो जब यहाँ पॉजिटिव आएगा और नीचे नेगेटिव आएगा, तो ये करंट आपका इस D4 से गुजरेगा और इधर इसके बिल्कुल सामने वाले D2 से गुजरेगा। अगर ये डायग्राम हमारी बुक के मुताबिक बनी होती तो आंसर 103 था, अगर डायरेक्शन बुक की डायग्राम के मुताबिक। अब ये बुक की डायग्राम के ऑपोजिट डायरेक्शन है, जैसा ये नीचे वाले हाफ वेव की भी डायरेक्शन ऑपोजिट है। ये पॉइंट क्लियर हो गया। फिर ऊपर देखो, यस सर। ये आपका वो है, क्या नाम, ऑपरेशन एम्पलीफायर के सिंपल MCQ है। तो इसमें मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट निकालनी है थ्रू R2, और किसी भी रेजिस्टर में से करंट निकालना हो तो फॉर्मूला ओम्स लॉ होता है, यानी उस रेजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस ओवर उस रेजिस्टेंस की वैल्यू, तो आपके पास आंसर आ जाता है। अभी R1 का फॉर्मूला है, अगर यहाँ R2 नीचे डिवाइड करूंगा तो R2 का आ जाएगा। इस तरह है ये, ठीक है। मैं जो मजीद सवाल दिखाना चाह रहा हूँ इसमें, एक ये वाला सवाल 21वां, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। इसमें आप देखोगे आपके पास A ऑप्शन में ये -2 वोल्ट है P साइड, और ये 0 वोल्ट है। अब जरा मुझे बताओ, 0 बड़ा होता है -2 बड़ा होता है? 0 जी बेटा, जीरो।
जीरो बड़ा होता है, इसका मतलब है आपने ये इसको रिवर्स बाइस में लगा दिया। अच्छा बी पे आओ, 6 वोल्ट पॉजिटिव बड़ा है या 12 वोल्ट पॉजिटिव बड़ा है? 12 इसका मतलब है ये भी रिवर्स बाइस में लगा दिया। इधर आओ, ये -1 बड़ा होता है या -2 बड़ा होता है? -1 -1 -1 बड़ा, इसका मतलब बड़ा वाला पोटेंशियल पी के साथ लग गया, पॉजिटिव पोटेंशियल, और छोटे वाला नेगेटिव एन से लग गया, ये फॉरवर्ड बायस बन गया। जबकि डेल्टा जो है 0 छोटा होता है, 2 बड़ा होता है, ये भी रिवर्स बायस में है, इस तरह की चीज। फिर उसके बाद ये वो सवाल है जो मैं बता रहा था कि आपका देखो इनपुट का उन्होंने वेव फॉर्म किस तरह का दे दिया, ये पॉजिटिव एंड है, ये पॉजिटिव एंड है और ये नेगेटिव एंड है। अगर ये इस तरह के डायोड में से गुजरे, इस तरह के, तो ये दो पॉजिटिव एंड तो गुजरेंगे, नेगेटिव नहीं गुजरेगा। तो आपका आउटपुट इस शक्ल का आएगा, ये आएगी शक्ल में और ये चीज आएगी बस। लेकिन यही सिग्नल इस तरह के डायोड में से गुजरे, यूं गुजरे, इसमें से ये इसका जो आउटपुट है वो ये वाला नेगेटिव आएगा, दोनों पॉजिटिव आपके ब्लॉक हो जाएंगे। नहीं बात समझ आई? पॉइंट क्लियर हुआ? आ गया सर। जी सर हो गया। चलें, जबरदस्त। अब आप इस तरह के सवालों में मार नहीं खाओगे इंशाल्लाह ताला। ये वही सवाल हैं जो बार बार उन्होंने किए। अच्छा ये क्वेश्चन नंबर 14 बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल। इन द सर्किट शोन which terminal of output becomes negative during the conduction mode? अब गौर से सुनो, कंडक्शन मोड की बात हो रही है। कंडक्शन मोड के अंदर करंट गुजरना चाहिए, तो करंट जब इसमें से गुजरेगा तो करंट की डायरेक्शन ये ली जाएगी, इस तरह की है ना। करंट कब गुजरता है? हाई से लो पोटेंशियल। इसका मतलब यस है सर। अगर मैं सिर्फ इतने हिस्से को कंसीडर करूं जिसको मैं ग्रीन कलर से हाईलाइट कर रहा हूं, तो करंट इसमें जा रहा है बी से ए की तरफ, तो ए मेरा नेगेटिव कहलाएगा उस लम्हे और बी पॉजिटिव कहलाएगा। बच्चे गलती ये करते हैं कि ये फॉरवर्ड बाइस है तो भाई यहाँ नेगेटिव होगा यहाँ पॉजिटिव होगा, तो इसका मतलब है आपके पास करंट जा रहा है तो ये इसको नेगेटिव मानकर वो बी को नेगेटिव मान जाएंगे और ए को पॉजिटिव मान जाएंगे। लेकिन बात हो रही है सिर्फ आपके आउटपुट की। आउटपुट में रेजिस्टर के दाएं और बाएं जो करंट जब यूं फ्लो करेगा हमारे राइट से लेफ्ट की तरफ, तो इसका मतलब बी हाई पोटेंशियल है और ए लो पोटेंशियल है, जिस तरह अभी मैंने डायग्राम दिखा रहा था उसके मुताबिक। तो ये बात नोट कर लो, इसे इसका आंसर हम ए लगाएंगे यहाँ पर। बहरहाल आपका टेस्ट अच्छा खासा मैंने डिस्कस कर लिया हुआ है। इसमें जो मोटी मोटी बातें थी जो मैं चाह रहा था कि लेक्चर के साथ ही क्लियर हो जाएं, ये हो गई हैं। बाकी टेस्ट आप पोर्टर से देख लीजिएगा। अब हम अपने लेक्चर पे वापस आते हैं। अच्छा ये कुछ एडवांटेजेस हैं, आप नोट्स में खुद पढ़ लीजिएगा कि आपके पास जो मुख्तलिफ किस्म के ये ब्रिज रेक्टिफायर का और हाफ वेव का इनका फायदा क्या होता है, ये वैसे इतना मैं डिस्कस नहीं कर रहा अभी। स्पेशल डिजाइन डायोड है, इसमें एलईडी है, फोटो डायोड है और फोटो वोल्टेक सेल है। एलईडी लाइट इमिटिंग डायोड फॉरवर्ड बाइस में काम करता है, पहला एमसीक्यू, ठीक है, फॉरवर्ड बाइसिंग में। और जो आपका होता है फोटो डायोड जो लाइट डिटेक्टर है, रिवर्स बाइस में काम करता है। जबकि फोटो वोल्टेक सेल जो सोलर सेल है, इसका फॉरवर्ड रिवर्स का कोई चक्कर ही नहीं है। और इसकी जो कलर है हमारे पास डायोड का, वो अंदर मौजूद मटेरियल पे डिपेंड करता है, जैसा गैलियम आर्सेनाइड या गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड, मटेरियल्स पे डिपेंड करता है कि किस किस्म का रंग एलईडी से आएगा। ये इसका सिंबल है। होता क्या है, जब आपका करंट फॉरवर्ड बाइसिंग के दौरान जंक्शन को क्रॉस कर रहा होता है, उस लम्हे इलेक्ट्रॉन जब होल में एंटर होता है तो होल एक लो लेवल पर है, इलेक्ट्रॉन हाई लेवल पे होता है आज़ाद हालत में कंडक्शन बैंड में। तो वहां से जब वो लो लेवल पे जाता है तो अपनी एनर्जी रिलीज करता है, और मटेरियल पे डिपेंड करते हुए वो एनर्जी विजिबल रेंज में होती है और हमें दिखाई देती है। उसके बाद आपके पास ये कुछ कलर्स हैं
कि मुख्तलिफ किस्म के डायोड जो एलईडी हैं उनके कलर किस किस मटेरियल के ऊपर आएंगे। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि रेडीमेड एक रेफरेंस आपके पास रहे। उसके बाद फोटो डायोड मैं बता चुका हूँ, लाइट डिटेक्टर है और ये रिवर्स वॉइस में काम करता है। ठीक है, ये इसका वोल्टेज और करंट और इंटेंसिटी ऑफ लाइट का ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है। ये विजिबल और इनविजिबल दोनों लाइट को डिटेक्ट कर लेता है। ऑटोमेटिक स्विचिंग में यूज होता है, ऑप्टिकल कम्युनिकेशन में वगैरह वगैरह। उसके बाद हमारे पास आ जाता है फोटोवोल्टाइक सेल। एन साइड थिक होती है इसमें और उसके ऊपर बारीक सी लेयर पी साइड की होती है ताकि हमारा डिप्लीशन रीजन ज़रा वाइट बन जाए और करंट अच्छी तरह प्रोड्यूस हो सके। सोलर सेल है, सैटेलाइट वगैरह में यूज़ होता है। इसका कोई रिवर्स फॉरवर्ड का चक्कर नहीं है भाई, ये इसके एमसीक्यू है। उसके बाद आपके पास ट्रांजिस्टर्स। जब आप बैक टू बैक दो जंक्शन डायोड को आप इस तरह मिलाते हैं कि एक साइड आपकी कॉमन हो जाती है, जैसा एनपीएन हो सकती है या पीएनपी में पी हो सकती है, पीएनपी में एन होगी और एनपीएन में पी साइड। तो ये जो डिवाइस है ये बनती है ट्रांजिस्टर। आपने पढ़ा हुआ है इसको, लेकिन इसका जहां तक सीखने की बातें, जो एमसीक्यू की बातें हैं, वो ये हैं कि इसमें जो तीनों साइडें हैं, एक एमीटर है, एक बेस है, एक कलेक्टर है, ये इनके नाम। अब कंस्ट्रक्शन वाइज सामने डायग्राम में भी आप देखो, हल्का सा डायग्राम में ये चीज ध्यान रखा गया बनाते हुए कि कलेक्टर का साइज थोड़ा सा एमीटर से बड़ा रखा गया, लेकिन एमीटर की डोपिंग कलेक्टर से थोड़ी सी ज्यादा होती है, साइज थोड़ा सा कम होता है। और बेस का साइज सबसे कम होता है 10⁻⁻⁶ मीटर। आगे इनके सिंबल्स आपको नजर आ रहे हैं। एनपीएन में एरो साइन बाहर की तरफ होता है और एमीटर साइड पर होता है, और पीएनपी में ये एरो साइन अंदर की तरफ होता है। अच्छा, ये साइज वाली बातें जो मैं बता रहा था ये यहाँ लिखी हुई है बाकायदा, ये लिखी हुई है, साइज ऑफ अमीटर इज अ लिटिल बिट स्मॉलर देन द साइज ऑफ कलेक्टर। ये बहुत बारीक किस्म के एमसीक्यू हैं, ये आपको याद होने चाहिए। ये भी यहाँ लाइन लिखी हुई है, ये आप जब नोट्स डाउनलोड करोगे, ये मैंने शेयर किए हुए आई थिंक, तो आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी। मैं हाईलाइट इसलिए कर रहा हूँ कि आपको पता होना चाहिए, ये चीज़ें आपने पढ़नी है। जहाँ तक इनका बेसिक ऑपरेशन होता है, उसमें जो आपका पहला जंक्शन है एमीटर बेस, ये हमेशा फॉरवर्ड बाइस और दूसरा हमेशा रिवर्स बाइस होगा। ये बैटरी जो बनी हुई है लेफ्ट साइड वाली VBB और राइट वाली VCC, ये रेजिस्टेंस RC होती है और ये RB होती है। दोनों में एक ही चीज़ चलेगी, बाकी बैटरी की डायरेक्शन चेंज होती है। फिर इसके अंदर जो बेसिक हमारे पास करंट है, फ्लो है, वो एमीटर से स्टार्ट होता है, कलेक्टर की तरफ जाता है, थोड़ी बहुत उसको पोजीशन बेस पे मिलती है और कुछ बेस में लीकेज करंट भी निकलता है। इस लिहाज से जो इसकी इक्वेशन बनती है हमारे पास, ये दो इक्वेशन हम इसमें पढ़ते हैं, IE इज इक्वल टू IC प्लस IB, इधर B है, और ये हमारा करंट गेन की इक्वेशन है, बीटा इज इक्वल टू IC ओवर IB। यहाँ पर एक चीज और है, वो मैं आपको जरा बता दूं, एक मिनट ठहरे, मैं आपको अभी यहाँ शेयर कर देता हूँ। ये नोट करें जरा, ये रिलेशन आप नोट कर लें, ये आपके पास है नहीं आपके नोट्स में। ये चीज करंट गेन, एक बीटा होता है और एक अल्फा होता है, ये आप लिख लें चाहे या स्क्रीनशॉट ले लें इसका। जो आपका बीटा है वो IC और IB है, और जो अल्फा है वो IC और IE है, और बीटा अल्फा ओवर α-1 के इक्वल होता है। ठीक है जी, ये नोट कर लें आप लोग। और आपका जो IE करंट है, एमीटर और कलेक्टर करंट अप्रोक्सीमेटली इक्वल होते हैं, क्योंकि बीटा करंट IB करंट बहुत बहुत कम होता है। ये नोट कर लीजिए, कर चुके होंगे, होप सो। जी सर। वापस चलते हैं, चलें, बस ये चीज़ मैं यहाँ पे नोट करवानी थी आपसे। अब वापस आ जाएं।
इसके बाद अब आपके पास जो चीज़ है वो ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर है। इसका सर्किट आपको पता होना चाहिए। सर्किट ड्रॉ करना कोई तो मुश्किल काम नहीं है, मैं यहीं आपको दोबारा ड्रॉ कर बता देता हूँ। वैसे भी आपने अपने क्लासेस के लेक्चर में इसको ड्रॉ करना सीखा ही होगा। ये ट्रांजिस्टर है, ये एमीटर है, क्योंकि ये एनपीएन है तो इसलिए आपके पास एरो साइन बाहर की तरफ होगा। अब यहाँ से एक तार निकालनी है और यहाँ एक रेजिस्टेंस लगा देनी है, यहाँ भी एक रेजिस्टेंस लगा देनी है, आर बी जिसे कहते हैं। अब चूंकि ये साइड पी है, ये एन है और ये एन है, तो यहाँ पॉजिटिव और यहाँ नेगेटिव, और जो बैटरी की डायरेक्शन ये है वही डायरेक्शन यहाँ बना दो, प्लस माइनस, और इनको यहाँ पे अर्थ कर दो। ये अर्थ कर दिया, ये सर्किट डायग्राम मुकम्मल हो गई। ठीक है, बाकी VCC है, VBB है और आउटपुट इनपुट पोटेंशियल है। जहाँ तक इसका जो आउटपुट पोटेंशियल का ताल्लुक है, जिसे हम वोल्टेज गेन कहते हैं, उससे पहले आपके पास इक्वेशन होती है IB करंट की, ये वाली इक्वेशन नंबर 2। ये याद करना कोई इतना मुश्किल नहीं है, ओम्स लॉ से याद कर सकते हो। V इज इक्वल टू IR होती है। तो इनपुट पोटेंशियल है VBE, करंट इनपुट पे IB है, तो रेजिस्टेंस एमीटर और कलेक्टर जंक्शन की रेजिस्टेंस है इंटरनल RIE, इंटरनल रेजिस्टेंस एमीटर, कॉमन एमीटर के अंदर। ये कॉमन एमीटर एम्पलीफायर है आपका, जो राइट पे डायग्राम नजर आ रही है, जो मैंने अभी बना के दिखाई है आपको। ये आपको एक इक्वेशन आनी चाहिए। दूसरी इसकी लास्ट इक्वेशन आपके पास बनती है गेन की, कैपिटल A इज इक्वल टू माइनस बीटा RC ओवर RIE। माइनस का मतलब आउटपुट में 180 डिग्री का फेज शिफ्ट होगा, यानी अगर इनपुट इस किस्म का है ना, तो एम्पलीफायर में से गुजरने के बाद आपका ये रिवर्स हो जाएगा, इस तरह का इंक्रीज भी करेगा और रिवर्स भी हो जाएगा। फिर आपके पास अगर आप देखें, ये फॉर्मूला आपके पास छोटा सा न्यूमेरिकल टाइप MCQ है। RC 10 किलो ओम, RIE 1 किलो ओम, बीटा आपको पता है। तो आपके पास जो गेन है वो होता है आउटपुट पोटेंशियल ओवर इनपुट पोटेंशियल की वैल्यू होती है, ये वाली। ठीक है, इसको अप्लाई करके आपने पूरा गेन 500 निकाला है, लेकिन अगर आपको इनपुट पोटेंशियल पता हो तो आप आउटपुट पोटेंशियल निकाल सकते हो इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करके। ये स्क्रीनशॉट ले लो या इसको नोट कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQ है और न्यूमेरिकल टाइप है, इसके ऊपर आपके सवाल आते रहते हैं। आगे चलें। आगे ये ट्रांजिस्टर एज ए स्विच यूज होता है और इसकी जो ऑन ऑफ कंडीशंस है ना, सिर्फ वो इंपॉर्टेंट है पढ़ने वाली। ये फॉर्मूला है IC इज इक्वल टू बीटा IB। IB 0 होगा, IC 0 हो जाएगा। IB 0 नहीं है तो IC भी ऑन होगा। तो ये सारा करंट आप IB करंट के ऊपर आउटपुट करंट को कंट्रोल कर लेते हो। इसके बाद आपके पास आ जाते हैं ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स। ऑपरेशनल एम्पलीफायर असल में आपके पास प्रैक्टिकल एम्पलीफायर होते हैं। हम एम्पलीफायर अलग अलग नहीं बनाते, इकट्ठा एक ही चिप के ऊपर सारे सर्किट्स बना के उनको कैप्सूल में बंद कर देते हैं। ये 741 आपका IC होता है, 8 पिन्स होती हैं इसके अंदर। इसके अंदर जो ये जो अब आपकी बातें, ये सारी बुक की बातें हैं कि इसके 2 इनपुट्स हैं, इन्वर्टिंग नॉन इन्वर्टिंग। इन्वर्टिंग पे 180 डिग्री का फेज शिफ्ट आता है, नॉन इन्वर्टिंग पे नहीं आता। फिर आपकी इनपुट आउटपुट जो इनपुट रेजिस्टेंस है दोनों इन्वर्टिंग के दरमियान में बहुत हाई रेजिस्टेंस लगी होती है मेगा ओम में, और आउटपुट रेजिस्टेंस ना होने के बराबर हाफ यू ओम होती है। ये दोनों वैल्यूज लिखी हैं, इनको बस इतना ही पढ़ना है। फिर आपके पास आता है ओपन लूप गेन, कि जब आपका ऑपरेशन एम्पलीफायर सर्किट में नहीं लगा होता तब आउटपुट और इनपुट पोटेंशियल में जो गेन आता है या रेशो आती है वो 10 पावर 5 होती है। अच्छा, हाई रेजिस्टेंस की वजह से जब आपकी ये जो पॉजिटिव इनपुट होती है जिसे नॉन इन्वर्टिंग कहते हैं, इसको अगर मैं 0 करूँ ना तो ये ऊपर नेगेटिव भी 0 हो जाती है। इस प्रिंसिपल को हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल ग्राउंड। ये यहाँ लिखा हुआ है। हाई ओपन लूप गेन कब होती है? जब ये वाली वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 0 या ये दोनों पोटेंशियल तकरीबन बराबर होते हैं। जब पॉजिटिव को हम 0 करते हैं तो नेगेटिव भी 0 हो जाता है। ये प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल ग्राउंड है। अब आपका जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर को जब आप इन्वर्टिंग एम्पलीफायर बनाते हैं तो ये इनपुट को आपने V नेगेटिव पे अप्लाई करना है, और इसका जो आपके पास फॉर्मूला आता है R1 और R2 के जो करंट्स का, ये जरा अच्छी तरह नोट कर लो, इसके ऊपर MCQ आ सकते हैं।
क्योंकि आपको वो अभी आपको मैं दिखाया भी था एक एमसीक्यू जिसमें करंट पूछ रहा था आपसे। करंट होता है पोटेंशियल डिफरेंस ओवर रेजिस्टेंस। पोटेंशियल डिफरेंस कैसे मालूम करते हो? ये अगर आपके पास आर, अब आप डायग्राम पे देखो जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, इस हिस्से को ये मैं हाईलाइट कर दिया। इसके लेफ्ट साइड पे पोटेंशियल कौन सा है आपके? वी आई, ठीक है। और राइट पे कौन सा पोटेंशियल है? ये जीरो वाला, वी नेगेटिव। तो अब आप यहां देखो नीचे इक्वेशन में, इसको हाईलाइट कर रहा हूं, ये चीज वी आई माइनस वी नेगेटिव ओवर आर वन। आगे वी नेगेटिव चूंकि जीरो है यहां पर, तो आंसर आ गया वी आई ओवर आर वन। ये लिखना आना चाहिए आपको। इसी तरह आर टू का पोटेंशियल, उसके लेफ्ट साइड पर आर टू के वी नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाई हुआ है। ये मैं जरा रेड कलर से हाईलाइट कर देता हूं। ये इसका लेफ्ट है और ये इसका राइट है। राइट पे ये वी नॉट पोटेंशियल है और लेफ्ट पे वी नेगेटिव पोटेंशियल है जो जीरो है। तभी यहां पर देखो नीचे, ये जिसको मैं सर्कल में बंद किया है, ये वी नेगेटिव माइनस वी आउट है, यानी पोटेंशियल डिफरेंस ओवर आर टू। ओम्स लॉ के मुताबिक आई टू आ गया। तो आपको ये दो चीजें यहाँ पे एमसीक्यू आएगा सोल्यूशन वाला। बाकी इसका गेन का फॉर्मूला आपको याद करना है। अब गेन के लिए आपको आर टू आर वन की वैल्यू पता हो तो आप मालूम कर सकते हो आंसर। और अगर यही चीज आपकी आ जाता है नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के हवाले से, उसका जो गेन है वो 1 प्लस आई आर टू ओवर आर वन। और याद रखना गेन का मतलब होता है, ये जी का मतलब वी आउट ओवर वी इन। तो कभी कभी आपसे वी इन या वी आउट का जवाब भी पूछा जा सकता है गेन के बजाय। डायग्राम बनी हो सकती है और इनपुट पोटेंशियल भी बना नजर आ सकता है, फिर आपको वी आउट या वी इन अकॉर्डिंगली मालूम करना है। खाली जी मालूम नहीं करना, जी के लिए तो 1 प्लस आर टू ओवर आर वन ही काफी होता है। इसके बाद आपका जो ऑपरेशन एम्पलीफायर एज कंपेरेटर, यानी दो पोटेंशियल्स को कंपेयर करने में इस्तेमाल होता है। और ये आपकी बुक की बातें हैं। जब आपका नेगेटिव यानी कि इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, इन्वर्टिंग इनपुट का पोटेंशियल जो इन्वर्टिंग में अप्लाई किया गया है वो आपके वी पॉजिटिव से बड़ा होगा, तो आपका आउटपुट माइनस वी सी सी हो जाएगा, कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। और जब ये वी नेगेटिव वी पॉजिटिव से छोटा होगा यानी वी पॉजिटिव बड़ा होगा, तो आउटपुट भी वी पॉजिटिव पर होगा, प्लस वी सी सी पर होगा, करंट फ्लो करेगा। इस केस में ऊपर वाले में करंट जीरो है, नीचे में करंट नॉट इक्वल टू जीरो है। यही चीज यूज की जाती है नाइट स्विच में। नाइट स्विच में गौर से देखो, एलडीआर वाला हिस्सा वी नेगेटिव पे अप्लाई किया गया है और वी पॉजिटिव पे यहां से पोटेंशियल अप्लाई किया गया आर वन आर टू का पोटेंशियल डिवाइडर से। तो ये फिक्स पोटेंशियल है। आप पॉजिटिव का नेगेटिव का एलडीआर की वजह से चेंज करेगा। एलडीआर लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर, दिन के टाइम इसकी वैल्यू बहुत कम होती है। अब यहाँ पे इस में देखो, यहाँ इनका रिलेशन इनवर्स है। ये वी प्राइम का मतलब असल में वी नेगेटिव है और वी रेफरेंस का मतलब वी पॉजिटिव होता है, याद रखना। अब दिन के टाइम में जब ये वैल्यू बहुत नीचे होती है आर एल, तो वी नेगेटिव बहुत ऊपर हो जाता है, वी पॉजिटिव से भी बड़ा हो जाता है और आपका आउटपुट माइनस वी सी सी यानी कोई करंट फ्लो नहीं करता। जबकि रात के टाइम में ये वैल्यू बढ़ जाती है और करंट फ्लो करना शुरू कर देता है क्योंकि वी पॉजिटिव बड़ा हो जाता है। ये इक्वेशन आपको आनी चाहिए। इसके बाद आपके पास जो चीज़ आती है डिजिटल सर्किट्स या सिस्टम आ जाते हैं। डिजिटल सिस्टम में आपको पता है दो ही वैल्यूज होती हैं, ट्रू फॉल्स, हाई लो वोल्टेज, 1 या 0, ऑन या ऑफ, ओपन क्लोज या ओपन। क्लोज का मतलब करंट फ्लो करेगा, ओपन का मतलब नहीं करेगा, वगैरह वगैरह। इसमें जो आपने चीज़ नोट करनी है गेट्स, ये बचपन में आप पढ़ के आए हो, अभी भी आपने पढ़े होंगे रिसेंटली, ये कोई इतने मुश्किल नहीं है। याद रखना 1 का मतलब 3.5 वोल्ट या इससे ज़्यादा पोटेंशियल होता है और 0.5 या उससे नीचे 0 वोल्ट कहलाता है या 0 कहलाता है, लो कहलाता है। गेट्स आपके पास और गेट, ये सिंबल है, प्लस के साइन से शो होता है। 1 + 1 0, 0 + 0, या कोई एक आउटपुट आपकी 1 है तो जवाब, कोई एक इनपुट 1 है तो आउटपुट 1 होगा, दोनों 0 हैं तब 0 आएगा। एंड गेट, ये डी का सिंबल होता है, डॉट या मल्टीप्लीकेशन को शो करता है। दोनों इनपुट 1 है तब जवाब हाई यानी 1 है, वरना 0 रहेगा।
नॉट में इन्वर्ट हो जाता है, ये सिंबल है इसका, 1 0 हो जाता है, 0 1 होता है, यू नो दिस थिंग। इसमें जो असल बात समझने वाली आ रही है वो ये देखो, और गेट का मतलब पैरेलल स्विचेस, एंड का मतलब सीरीज स्विचेस। ये आपकी इंफॉर्मेशन है आपके एंटी टेस्ट के हवाले से। नीचे चलें जरा, अगर आप एंड गेट और नॉट गेट के आगे नॉट गेट लगा देते हैं तो वो नैंड बन जाता है। ये बना ये नहीं बना हुआ, इसमें थोड़ी सी गलती है, ये जो लाइन डबल है ये नहीं है, बस सिंगल लाइन होनी चाहिए, तब ये नैंड नॉर गेट बनेगा, नॉर गेट। ठीक है, सिंगल, अगर ये डबल लाइन होती है ना तो ये एक्सक्लूसिव और गेट बन जाता है, नॉर गेट बन जाता है। वो मैं अभी बताता हूँ आगे जाकर। फिर ये आपके पास नैंड गेट है, ये एंड के आगे नॉट लगा दिया, पीछे और के आगे नॉट लगाया था। ये बेसिक बुक वाली चीजें हैं अभी तो। ये याद करना है, एक्सक्लूसिव और गेट, एक्सक्लूसिव और गेट की इक्वेशन आपको आनी चाहिए। अब ये इक्वेशन के सिलसिले में थोड़ा सा राइट साइड पर आए, ये इसकी इक्वेशन होती है एक्स इज इक्वल टू ए प्राइम बी प्लस ए बी प्राइम। इसका मतलब है इसमें दो एंड गेट है और एक और गेट है। तो ये जो सर्किट डायग्राम है ना, ये वाली, ये आपको याद होनी चाहिए। अगर इसी सर्किट डायग्राम के आगे एक नॉट गेट लगा दूंगा यहाँ पर, तो ये एक्सक्लूसिव और गेट बन जाएगा, एक्स ओ आर गेट, एक्सक्लूसिव नॉर गेट, सॉरी। ये एक्सक्लूसिव और तो बना हुआ है, लेकिन यहाँ पर एक नॉट लगाने से ये एक्सक्लूसिव नॉर गेट बन जाएगा। ठीक है, यानी इसी के ऊपर यहाँ बाहर आ जाएगा। बहरहाल इसका आउटपुट मालूम करने के लिए टेबल की जरूरत नहीं पड़ती। फर्ज कर लें ए और बी दोनों 1 के बराबर है, तो मैं यहाँ पुटअप करता हूँ, ए प्राइम का मतलब 0 हो गया। अच्छा, ऊपर वाले बार मैं अभी हटा रहा हूँ, वो तो मैं समझाते हुए ड्रॉ किए थे जी। अब बी यहाँ पे 1 हो जाएगा, ए 1 हो जाएगा, बी 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, जवाब 0 आ गया। इसका मतलब है जब दोनों इनपुट्स एक ही लेवल पे होंगी तो एक्स ओ आर में आउटपुट 0 हो जाएगा। ये इसका याद करने का तरीका है। और एक्स एन ओ आर में आउटपुट हाई हो जाएगा। ये इसका ट्रूथ टेबल दिखा देता हूँ मैं आपको, देख लो, ये दोनों, ये वाला एंड और ये वाला एंड, आउटपुट आपका 0 ही है। और जब दोनों इनपुट आपकी डिफरेंट लेवल पे हैं तो आउटपुट हाई है। और इसका उलट यहाँ होगा, एक्स ओ आर गेट के, एक्स एन ओ आर के अंदर। ये बात मुकम्मल हो गई। अब इसके अंदर जो मजीद आपने देखना है, 1 मिनट है, ये आपके पास डायग्राम्स हैं, इनको आपने एज सच, इनका आप, ये आपके नोट्स में नहीं होंगी, इनको आपने यूँ करना है कि इनका वो ड्रॉ कर लें, क्या नाम है, स्क्रीनशॉट। 1 मिनट आ जाए, मैं इसको बना दूँ। ये आप स्क्रीनशॉट ले लें। ये आपके यूनिवर्सल नैंड गेट है। यही नैंड गेट को आप कैसे नॉट गेट में, एंड गेट में, और गेट में या नॉर गेट में रिप्रेजेंट करते हो। अगर आप दोनों इनपुट को, इसमें स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे आप, अब मैं ऐसे गंदा बंदा कर रहा हूँ, तो इनको अगर आप इनपुट मिला दो, आगे एक बबल लगा दो, बबल का मतलब नॉट गेट, तो ये आपका नॉट गेट बन गया, ये नैंड का नॉट बन गया। और यहाँ पे ये नैंड गेट है, नैंड गेट का ही नॉट आगे यहाँ लगा दिया, तो ये आपके पास एक एंड गेट बन जाएगा। कैसे भला, ये ए है इनपुट, ये बी है, तो आगे आके ये ए बी प्राइम बन गया, उसके आगे ए बी डबल प्राइम बन गया। तो यहाँ कुछ रूल याद कर लो, डबल प्राइम का मतलब ए ही होता है, 1 प्लस ए का मतलब हमेशा 1 होता है, ए इंटू 1 प्लस बी का मतलब ए होता है। फिर आता है डी मॉर्गन लॉ, ये देखो, इस डी मॉर्गन लॉ में अगर ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट है, अलग अलग करने पर ये ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी कॉम्प्लीमेंट, यानी ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। और यहाँ पर अगर ए एंड बी का इकट्ठा कॉम्प्लीमेंट है तो सेपरेट करते हुए हो जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट। ये डी मॉर्गन लॉ कहलाता है। ये हम यहाँ पे कई जगह पे यूज करेंगे, यहाँ यूज हो रहा है ये चीज,
यहाँ पर देखो ये ए है, सर्कल कर रहा हूँ सबसे नीचे वाली डायग्राम में, ये बी है, आउटपुट पे ये ए प्राइम हो गया या ए कॉम्प्लीमेंट और ये बी कॉम्प्लीमेंट हो गया। अब ये आपका एक नैंड गेट लगा है, इसने क्या करना है, ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट, इन दोनों के ऊपर एक इकट्ठा कॉम्प्लीमेंट आएगा। इसको ओपन करेंगे डी मॉर्गन से, तो ये ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट के दरमियान में जब प्लस करेंगे तो ऊपर एक एक कॉम्प्लीमेंट अलग हो जाएगा। डबल कॉम्प्लीमेंट का मतलब ए इधर वापस आ गया, बी इधर वापस आ गया, ये बन गया और गेट। ठीक है जी। और इसके आगे जब एक ये नॉट लगाया तब ये बना नॉर गेट, ये बना हुआ है। ये नोट कर लें, ये सर्किट्स ही आ सकते हैं, मैं अभी आपको दिखा भी देता हूँ क्वेश्चन इसके। इसका एमसी वो ले लें स्क्रीनशॉट, ताकि ले जो मैंने लिया। हाथ से राइट पे लिखा है वो भी आपको मिल जाए। अच्छा, दूसरी डायग्राम मेरा ख्याल में ये वाली है, ये सीधा कॉरस्पॉन्डिंग और गेट्स की कॉरस्पॉन्डिंग डायग्राम है। ये और के लिए, वो और कह रहा हूँ, ये नॉर के लिए और ऊपर नैंड के लिए थी। ये भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपको ज़बानी आने चाहिए। तो ये आपका यहाँ पर मुकम्मल हो जाता है इसका लेक्चर। थोड़ा सा इसके क्वेश्चन मैं आपको दिखा देता हूँ, फिर उसको वाइंड अप करके अगला हम चैप्टर शुरू करते हैं। इसके जो आपके क्वेश्चन हैं, एक तो ये आ गया आपका सर्किट कौन सा, ये आपका एक्स ओ आर गेट का सर्किट लगा हुआ है। अब डी मॉर्गन लॉ के मुताबिक ये चीज आपने ओपन करनी, अभी ये ऊपर मैंने करना दिखाई आपको, ये ए प्लस बी के बराबर हो, देख लें वो आपको जो सर्किट बता रहा था, यहाँ से वो आपके एमसीक्यू आ रहे हैं। ये डायग्राम वाले भी आ सकते हैं या इस तरह लिख कर भी आ सकते हैं। ठीक है, अच्छा आगे चलें। इसमें मैं वो चीज़ दिखा रहा हूँ जो मैंने अभी पढ़ाई है, उसके हवाले से चीज़ें डिस्कस करना चाह रहा हूँ मैं, ये वाली डायग्राम्स। अब ये जो आपको मैं डायग्राम आपको नजर आ रही है क्वेश्चन नंबर 18 के अंदर, ये नैंड गेट्स हैं। अब ये नैंड का कॉम्बिनेशन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, अगर आपको ये जुबानी याद ना हो तो भाई ये देखो, ये ए है, ये बी है, यहाँ आके ये ए प्राइम होगा, ये बी प्राइम होगा। उसके बाद फिर आपने एक लगाया हुआ है इसके अंदर एंड गेट, तो यहाँ और एंड आखिर में नैंड गेट लगाया हुआ है, तो ये ए प्राइम एंड बी प्राइम का नैंड हो गया, यानी ऊपर नॉट आ गया। अब इसको जब आप हल करोगे, हमने अभी इसको हल के ऊपर पढ़ा भी, ये ए प्लस बी बन जाता है सॉल्व करके, तो ये और गेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। डायरेक्ट याद हो तो आप फौरन हल कर लोगे, समझ आ गई। इसी तरह 19th क्वेश्चन वो कह रहा है ड्रॉ द लॉजिक गेट कॉम्बिनेशन ऑफ दिस डायग्राम। इस इक्वेशन, ये इक्वेशन जो है, ये इक्वेशन का आपने इक्वेशन ड्रॉ करनी है। देखो ये आपका जिसको मैं सर्कल किया एंड गेट है ए बी का, और ये आपके पास ए बी कॉम्प्लीमेंट का एंड गेट है, इसका मतलब है और इनको और किया हुआ है, तो ये आपने और करना आखिर में, और करके यहाँ एक चीज आनी चाहिए, ए डॉट बी आना चाहिए, एक ए डॉट बी प्राइम आना चाहिए। इसका मतलब है यहाँ पर एक मुझे एंड गेट चाहिए, लेकिन जी मैंने एंड गेट लगा दिया, एक एंड गेट मुझे नीचे चाहिए, लेकिन जी ये तो दो क्लियर हो गए, इसकी ये ऑप्शन ए बना दी। ठीक है, और ये जो ऑप्शन है इसकी ये मैं बी बना देता हूँ। अब ये जो ए ऑप्शन है ये नीचे भी ए की शक्ल में जा रही है। ठीक है, और जो बी है ना उसकी एक ऑप्शन बी नेगेटिव बन रही है ऊपर, तो उसको हम बी नेगेटिव बना देते हैं यहाँ आकर। अच्छा, बी नेगेटिव हम नीचे भी कर सकते हो ऊपर भी कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बी नेगेटिव बना दी, तो ये दोनों ए बी कहलाएंगे, और जो अगले वाले जो ए एंड बी नेगेटिव कहलाएगा। लेकिन सेकंड मुकम्मल हो गया। इसके मुताबिक देखोगे तो आपकी जो डायग्राम है वो ये अल्फा में मुकम्मल हुई हुई है। तो ये आपके क्वेश्चन थे इसके। अब हम शुरू करते हैं अपना अगला काम। So, जी, uses